हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, अक्सर मेंटेनेंस के केस में जब इंटरिम मेंटेनेंस या परमानेंट मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बांध दिया जाता है तो पतियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि इसको नियमित रूप से, रेगुलर रूप से मेंटेनेंस को कैसे दें। बहुत सारे पतियों के ऊपर आर्थिक समस्या रहती है और कोर्ट तो सुनता नहीं है। कोर्ट को तो जैसे ही पत्नी ने डाला मेंटेनेंस का केस के मेरिट पे कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस बांध देता है। वो मतलब कई केसों में तो ऐसा देखा गया है कि कोर्ट आपकी कोई भी पति के सबूत नहीं देखता है और वो ये मान के चलता है कि पति है तो कमा ही रहा होगा और मिनिमम वेजेस तो कम से कम मतलब पा ही रहा होगा और उसके हिसाब से मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। अगर साथ में कोई संतान है, पुत्र या पुत्री है, तो उसका मेंटेनेंस और प्लस पत्नी का मेंटेनेंस वो अनिवार्य रूप से बांध दिया जाता है। इंटरिम हो या परमानेंट वो दे दिया जाता है। अब साथियों, समस्या ये है कि पति अगर उस मेंटेनेंस को न देना चाहे, कैसे बचे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में पति सक्षम ही हो, मेंटेनेंस दे सकता हो, तो उसका क्या निदान है। कोर्ट को तो देखा गया है कि कोर्ट जैसे ही मेंटेनेंस कुछ दिन का ड्यू रहता है तो पत्नी उसमें जाके अपना एप्लीकेशन लगा देती है 125(3) में रिकवरी का, और कोर्ट उसका रिकवरी के लिए प्रोसेस शुरू कर देता है। तो साथियों, मैं इसमें बताऊं कि जो 125(3) धारा है इसमें मेंटेनेंस एक्ट की, वो क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट काज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided, levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of the each month's allowance remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a terms which may extend to 1 month or until payment if sooner made। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये धारा 125(3) ये कहती है कि अगर मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद, चाहे वो इंटरिम हो या परमानेंट हो, अगर कोई भी पति उस मेंटेनेंस को देने के लिए फेल होता है तो पत्नी 125(3) में एक एप्लीकेशन फाइल करती है और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है वो उसको वारंट का इशू कर देता है। उस अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है, उस अनपेड अमाउंट को रिकवरी करने के लिए और सारे प्रयास करता है। और अगर वो चाहे तो जितना भी ब्रीच हुआ है, मतलब जितने बार का भी ब्रीच हुआ है, मैं इसको अभी डिटेल बता दूंगा आपको, तो उसके लिए 1 मंथ की सजा भी पति को बोली जा सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि 1 मंथ का मतलब क्या है और 1 ब्रीच का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो ये है कि मान लो किसी पत्नी को मेंटेनेंस 1 साल का मेंटेनेंस नहीं दिया गया है और वो उस 1 साल के मेंटेनेंस के रिकवरी के लिए कोर्ट में 125(3) में एप्लीकेशन फाइल करती है, तो वो एक ब्रीच माना जाएगा, मतलब उसको एक बार माना जाएगा और उस केस में अगर कोर्ट चाहे तो 1 महीने की सज़ा दे सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर मंथ के लिए, मतलब 12 मंथ हुए तो 12 मंथ की सजा होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पत्नी जितने बार भी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगी 125(3) में, तो वो एक अटेम्प्ट के लिए 1 महीने की सजा मैक्सिमम होती है। और इस बीच में अगर मेंटेनेंस पति के द्वारा दे दिया जाता है तो मेंटेनेंस वो सजा नहीं होगी। अब इसमें मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मान लो 2022 है, 2022 में किसी पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए केस दायर किया। उसने कोर्ट में याचिका लगाई, फैमिली कोर्ट में या और किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो
अब वो उसका डिसीजन होते होते मान लो 2 साल हो गए, तो 2022 का 2024 हो गया। अब उदाहरण के लिए 2024 में अगर वो डिसीजन हुआ कि भाई पति 5,000 रुपये महीने मेंटेनेंस देगा, तो 5,000 रुपये महीने का मतलब 12 पंचे 60, 60,000 इंटू 2 मतलब 1,20,000 रुपये उसका ड्यू हो गया ऑर्डर डेट में। क्योंकि जो लॉ बोलता है और जो डिसीजन है रजनीश वर्सेस नेहा में कि मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो अब 1,20,000 रुपये ड्यू हो गया, ठीक है। तो आज उस पत्नी के मतलब आपसे 1,20,000 रुपये वो रिकवर कर सकती है। अब आपने उदाहरण के लिए वो 2 साल का हो गया, ऑर्डर हो गया 24 में, और आपने पैसा नहीं दिया और उस पैसे को न देते हुए 1 साल निकल गई, तो अब उस 1 साल को मान लो 2024 में ऑर्डर हुआ, अब हो गया जाके 2025 में अगर पत्नी याचिका डालती है कि साहब मेरे पति तो मेरे को मेंटेनेंस दे नहीं रहे हैं और मेरा मेंटेनेंस इतना ड्यू है, तो उसमें जो काज ऑफ एक्शन है वो ओनली 1 साल के लिए होगा। मतलब जो वो 2 साल का ड्यू है मेंटेनेंस, तो पत्नी 1 साल बाद वो जो मेंटेनेंस दाखिल करती है तो पुराना 2 साल का है वो नहीं ले सकती। मतलब 2024 से 2025 के बीच में जो समय 1 साल का हुआ है उसी टाइम का ही मेंटेनेंस वो क्लेम कर सकती है, वो पुराने 2 साल का नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे 2024 में हुआ और 2025 में उस तारीख तक मतलब 1 साल के बीच में वो कभी भी 2 साल का क्लेम कर सकती है। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। अब इसमें जैसा कि बोला गया है, लोग डरते हैं कि कोर्ट एकदम जाके अरेस्ट कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये बोलता है कि धारा में प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर द सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन टू बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट बिकम्स ड्यू। तो जैसा मैंने बताया कि जिस 1 साल के अंदर जब से ये ड्यू हुआ है तब से अगर पत्नी एप्लीकेशन फाइल करती है तो ही वो रिकवरी हो सकती है, कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। अगर पत्नी कोर्ट के पास नहीं जाती तो कोर्ट अपने आप उसका एक्शन नहीं ले सकता है और अपने आप वो जो वारंट है रिकवरी का वो नहीं इशू कर सकता है। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर उस 1 साल के अमाउंट को देने के लिए पत्नी ने 125(3) में एप्लीकेशन डाली है, तो 125 एप्लीकेशन डालते ही उसको कोर्ट जैसे सुनेगा और सुनने के बाद रिकवरी का वारंट इशू कर देगा। तो रिकवरी का वारंट इशू करने के बाद वो मतलब उस अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करेगा, ना कि उसमें जेल में डालने के लिए। जेल में डालना मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इसमें उसको जेल में डाला जाएगा। और इसमें जो रिकवरी का प्रोसेस चलता है वो सीआरपीसी की धारा 421 जो बोलती है, आप देखना सीआरपीसी की धारा 421 वो क्या बोलती है रिकवरी के लिए, किसी वारंट को जो लेवी होता है उसके लिए, तो वो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट होता है। उसमें यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोर्ट वारंट जारी करेगा, और अगर कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है अगर पति के पास, और उससे भी नहीं बात बनती तो फिर वहाँ लोकल कलेक्टर वगैरह से कांटेक्ट करके और उनको ये केस रिफ़र करके गिरफ्तारी का ऑर्डर किया जा सकता है। गिरफ्तारी के लिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दे ही, तो उसमें कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दिस इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जो भी निर्णय है साथियों वो उसकी कोर्ट की विवेक पर रहता है। उसमें ऐसा कोई मतलब थंब रूल नहीं कि नहीं कोर्ट को तो 1 महीने का अरेस्ट का वारंट का निकालना ही है। तो वो कलेक्टर से जब रिकवरी नहीं हो पाती है तो वारंट इशू करके और वो रिकवरी के लिए गिरफ्तारी वारंट हो जाता है। गिरफ्तारी वारंट का मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि एक बार के एप्लीकेशन में केवल 1 महीने की सज़ा होगी, भले वो चाहे 2 साल का ड्यू हो या 1 साल का ड्यू हो। 2 साल का तो रिकवर कर ही नहीं सकती, मतलब 1 साल या उसके पार्ट से मतलब 11 महीने का ड्यू है और 11 महीने के लिए वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है पत्नी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए कि वो उस एक एप्लीकेशन उसको मानी जाएगी और उसको उस 11 महीने के ड्यू के लिए 1 महीने की सज़ा होगी। अच्छा, अब इसमें जो मुख्य मुद्दा ये है कि पति क्या करे। पति के पास पैसा नहीं तो पति इससे कैसे बचे। तो इसमें पति अपना डिफेंस ले सकता है कोर्ट के सामने, बहुत सारे ऐसे अपने पॉइंट रख सकता है। अब कोर्ट माने नहीं माने वो उसकी कोर्ट के विवेक पर रहता है, लेकिन कोर्ट को अपने सामने वो बात रख सकता है। उसमें
जैसे अगर इन बिटवीन कोई मेडिकल ग्राउंड आ गया, पति की तबीयत खराब हो गई, पति के मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, तो वो एक उस कोर्ट में या जहाँ से वारंट इशू हुआ है वहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर देखिए आप अभी मेरी जो शारीरिक स्थिति है वो ऐसी है, मुझे बहुत मेडिकल पे खर्चा करना पड़ रहा है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अभी इनका मेंटेनेंस दे पाऊँ। तो एक ग्राउंड ये हो सकता है। दूसरे, कभी कभी क्या रहता है कि इन बिटवीन पति अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने में उसकी नौकरी चली गई तो उसकी सैलरी नहीं, तो सैलरी का भी ग्राउंड एप्लीकेशन में डाल सकता है, लिख सकता है। और जैसे उस बीच में कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी अगर हो गई, मान लो पेरेंट अगर सर्विस करते थे उस टाइम में, या पेरेंट का कोई जॉब था या कुछ भी है, मतलब पेरेंट आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो पेरेंट का भी एक्स्ट्रा खर्चा बता सकता है कि साहब ये अभी उस समय मेरी जवाबदारी मेरे माता पिता की है और मतलब कानूनी रूप से मैं बाध्य हूँ अपने माता पिता की भरण पोषण करने के लिए, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो कि मैं अभी दे पाऊँ, और वो ये ग्राउंड लिया जा सकता है। या इस बीच में कोई जो छोटे माइनर उसके भाई बहन हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी मेंशन किया जा सकता है। और कभी कभी क्या रहता है कि जैसे आपने कोविड के टाइम में ही देखा, बहुत से लोगों की सैलरी कट कर दी गई, डिडक्ट कर दी गई, तो वो भी एक बहाना था। उस बहाना क्या मतलब, वो बिल्कुल रियलिटी थी कि उसको ग्राउंड बना के वो बोल सकता है कि साहब देखिए उस टाइम तो मेरी सैलरी ये थी, आज सैलरी इतनी हो गई है तो अब मैं इतना मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूँ। और भी आप अपने केस में देखें कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उस रीजन की वजह से वो अपनी सैलरी रीजन दिखा के और उस मेंटेनेंस से देने के लिए मतलब बच सकता है और कोर्ट को आग्रह कर सकता है। लेकिन इसमें मैं फिर बता दूं कि गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होता है, अदरवाइज इसकी रिकवरी सीआरपीसी की सेक्शन 421 के अंदर ही कोर्ट कार्रवाई करता है, जो कि एक पूरा सिविल प्रोसीजर रहता है। और उसमें पहले रिकवरी की कोशिश की जाएगी और उस रिकवरी के बीच में अगर पैसा दे दिया जाएगा तो वो वारंट जो इशू हुआ है नल एंड वाइड हो जाएगा। और जब रिकवरी नहीं हो पाती है तो फिर कोर्ट लास्ट एक अरेस्ट के लिए जो प्रोसेस शुरू करता है वो सबसे एक लास्ट रहता है, वो भी कोर्ट की मर्जी पर रहता है, कोर्ट करे या नहीं करे। लेकिन जो मैंने अभी ग्राउंड बताए साथियों, अगर आपके साथ कुछ इनमें से कोई ऐसा केस है तो आप तुरंत जिस कोर्ट से मेंटेनेंस आपका हुआ है या जिस कोर्ट से आपको नोटिस आया है रिकवरी के लिए, आप उस कोर्ट में तुरंत एक एप्लीकेशन सादे पेपर पर बनाएं। और ये जो मैंने कारण बताए हुए हैं, इन बताए हुए कारणों में से अगर आपके साथ कोई ऐसा है तो आप उसका उल्लेख करें और कोर्ट को प्रार्थना करें कि सर ऐसा करके मेरे साथ में है, माननीय महोदय अभी मैं देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट उसको बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनेगा और आपकी बात शायद बन जाएगी। अब ये तो कोर्ट के विवेक में है कि कोर्ट क्या करता है, लेकिन एक मानवता के ग्राउंड पर कोर्ट उस चीज़ को कंसीडर करता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में मतलब कोर्ट कुछ पति की सुनता ही नहीं है, पुरुष की कोर्ट सुनता है और इसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो साथियों, मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसको हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और साथियों, मैं बार बार जैसा बोलता हूँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, लाल बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको मिलते रहें। साथियों, इसको शेयर जरूर करें, समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छी जानकारी लाऊं, आप लोगों के हित में लाऊं ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ नई जानकारी के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।